Hello dear students, today we will start with our first chapter in inorganic chemistry, the solid state. Before getting any further into the chapter, हम मैटर की तीन डिफरेंट स्टेट्स को रिवाइज करेंगे जिन्हें हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है, दैट इज सॉलिड, लिक्विड और गैशियस स्टेट्स। देखो, दो चीजें होती हैं जो मैटर की स्टेट को डिफाइन करती है। पहला है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि वो फोर्स जो एक एटम को दूसरे एटम की तरफ अट्रैक्ट करती है। जिस तरह से ग्रेविटेशनल फोर्स दो हैवी ऑब्जेक्ट्स के ऊपर काम करती है, उसी तरीके से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भी जो है दो एटम्स या दो मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करने का काम करती है। इस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का सीधा संबंध है दो चीजों से, एक है हमारा टेम्परेचर और दूसरा है प्रेशर। जैसा आप जानते हैं, हम टेम्परेचर इंक्रीज करते जाएंगे तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है हमारी वो कैसी होती जाएगी, वो हमारी वीक होती चली जाएगी और मॉलिक्यूल्स को एनर्जी मिल जाएगी टेम्परेचर इंक्रीज की वजह से, जिसकी मदद से वो इधर उधर भागने लगेंगे और वो अपनी स्टेट को चेंज कर लेंगे। अगर सॉलिड है तो लिक्विड बन जाएंगे, लिक्विड है तो गैस बन जाएंगे। प्रेशर की वजह से भी आपको सेम इफेक्ट देखने को मिलेगा। अगर आप प्रेशर को बढ़ाओगे तो कंप्रेशन होने लगेगा, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स को मूव करने के लिए कम स्पेस मिलेगी एंड फाइनली आपको आपको देखने के लिए मिलेगा कि अगर गैस है तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका एक एग्जांपल हम अपने घर पे जो गैस सिलेंडर यूज करते हैं उसमें देख सकते हैं। जब प्रेशर हटाते हैं, मतलब आपने देखा होगा अंदर में लिक्विड है, तो जब हम प्रेशर हटाते हैं तो क्या होता है, बाहर गैस रिलीज होने लगती है। ठीक है, सो आई होप कि अभी आपको क्लियर हो गया है कि ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की वजह से चीजें कैसे होती हैं। अब हम इस डायग्राम को देख के थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। देखो, सबसे पहले गैस थी, गैस को अगर मैंने ठंडा किया या कूल या कंप्रेस किया, कूल करना मतलब टेम्परेचर रिड्यूस करना और कंप्रेस करना मतलब कि प्रेशर को इंक्रीज करना। तो अगर मैंने ऐसा किया तो क्या हुआ, गैस का लिक्विड में कन्वर्शन हो गया। अगर मैंने लिक्विड को कूल किया, ठीक है, तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। सॉलिड को हीट किया तो वो लिक्विड में, एंड फाइनली लिक्विड को अगर मैं हीट करूंगा या फिर प्रेशर इस पे रिड्यूस करूंगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसा कि आप ये देख सकते हैं, गैस के केस में इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस जो है वो भी इंक्रीज हो रहा है और फोर्स जो है इंटरमॉलिक्यूलर वो कम होती चली जा रही है। लिक्विड में क्या हो रहा है, लिक्विड में मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पास में है, ठीक है, लेकिन इतने पास नहीं है कि वो रिजिड हो जाए, एक स्थिर शेप ले ले, ठीक है, राइट। और सॉलिड में आप देख सकते हैं कि क्लोजली स्पेस्ड है, बिल्कुल ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल जगह है इनके बीच में, है ना। तो हम क्या कह सकते हैं कि इस केस में, सॉलिड के केस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा है और स्पेस जो है वो कैसी है, सबसे कम है, ठीक है। अब हम चैप्टर क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम सॉलिड स्टेट है, तो आज हम पहले जानने की कोशिश करेंगे कि किसी भी चीज को हम सॉलिड कैसे बोल सकते हैं। ठीक है, सॉलिड बोलने के लिए किसी चीज को उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक सॉलिड मटेरियल के उसमें फाइंड आउट करना जरूरी है। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा कि किसी भी सॉलिड चीज में एक डेफिनेट मास होना चाहिए, एक डेफिनेट उसका वॉल्यूम होना चाहिए और एक डेफिनेट शेप होना चाहिए, ठीक है। दूसरा पॉइंट हमारा कह रहा है कि इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस जो है वो कैसे होने चाहिए, शॉर्ट होने चाहिए, जैसा कि अभी हमने देखा। इसके बाद थर्ड पॉइंट इसने बोला इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर स्ट्रॉन्ग। तो मैंने जैसा कि आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि हमारा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सॉलिड्स में कैसा होता है, वो स्ट्रॉन्ग होता है, और जैसे जैसे हम लिक्विड या गैसेस की तरफ मूव करते हैं ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कैसा होता है, वीक होता चला जाता है ना। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है कि देयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, दैट इज एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयॉन्स, हैव fixed positions and can only oscillate about their mean position। तो जैसा कि हम
इस डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो तुम्हारा एटम है, लेट्स जस्ट से सॉलिड का एटम है, इसके पास मूव करने के लिए ज्यादा जगह नहीं है, ठीक है। तो कोई भी जो यूनिवर्स में एटम होता है ना, वो उसकी एक स्पेसिफिक वाइब्रेशन होती है, ठीक है। और ये वाइब्रेशन जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को ठंडा करते चले जाओगे, उसकी वो वाइब्रेशन बहुत कम होने लग जाती है, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि अगर सॉलिड में ये वाइब्रेशन ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होती है, ठीक है। लिक्विड में ये वाइब्रेशन पार्टिकल्स के बीच की थोड़ी ज्यादा होती है और गैसेस के बीच में ये वाइब्रेशंस ज्यादा होती है। तो जब सॉलिड के पार्टिकल्स की हम बात करते हैं तो ये ज्यादा डिस्टेंस मूव नहीं कर सकते, है ना। तो ज्यादा मूव नहीं करेंगे तो ये एक ही जगह पे वाइब्रेट हो रहे हैं, एंड इसकी वजह से इसका ऑसिलेशन कैसा है, ये उनके मेन पोजीशन पे ही होता है, ठीक है। जबकि लिक्विड्स और गैसेस में ये रैंडमली कहीं पे भी मूव कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट और फाइनल प्रॉपर्टी दी है सॉलिड की कि सॉलिड कैसा होता है, इनकंप्रेसिबल होता है, ठीक है। यानी कि सॉलिड्स को आप क्या कर सकते हैं, फर्दर कंप्रेस नहीं कर सकते, और रिजिड होना चाहिए। रिजिड यानी बिल्कुल सख्त, जो टूटे ना, ठीक है। नेक्स्ट, तो देखो अभी तक हमने जान लिया कि सॉलिड क्या होता है, सॉलिड स्टेट क्या होती है, ठीक है, और सॉलिड स्टेट को कैरेक्टराइज कैसे कर सकते हैं हम, ठीक है। लेकिन अब सॉलिड के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, और हम आज जो है दो इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ सॉलिड को समझने की कोशिश करेंगे। पहला है आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरा है आपका अमॉर्फस सॉलिड, ठीक है। तो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है और अमॉर्फस सॉलिड क्या है, ये अब हम समझेंगे। तो देखो कि अगर आप ऑब्जेक्ट्स को देखेंगे अपने आसपास में, ठीक है, तो उनके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि जो क्रिस्टलाइन चीज होती है, क्रिस्टलाइन चीज होती है, उसका शेप जो है, ठीक है, वो ज्योमेट्रिकल शेप में आपको हमेशा नजर आएगा, ठीक है। जबकि अमॉर्फस सॉलिड जो होता है वो आपका कैसा होता है, वो इर्रेगुलर शेप में आपको मिलेगा। यानी कि नेचर में आपको शेप कैसा मिलेगा क्रिस्टलाइन सॉलिड का, ज्योमेट्रिकल, और अमॉर्फस का इर्रेगुलर। सेकेंड जो है मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो शार्प होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के लिए। लेट्स जस्ट से कि अगर मैं कॉर्ड्स का एग्जांपल लेता हूं, ठीक है, कॉर्ड्स का क्रिस्टल हमारी घड़ियों में यूज होता है अगर आप देखेंगे तो, ठीक है। तो कॉर्ड्स कॉर्ड्स के ही दो एग्जांपल लिए, ठीक है। एक तो है तुम्हारा कॉर्ड्स ग्लास और दूसरा है कॉर्ड्स क्रिस्टल। तो अगर हम कॉर्ड्स क्रिस्टल की बात करें तो जैसे कि एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है, तो आप इसमें देख सकते हैं कि प्रॉपरली ये सब कुछ अरेंज्ड है और ये सभी के सभी एक ही तरीके का पैटर्न फॉर्म कर रहे हैं, है ना, और देखने में भी काफी ब्यूटीफुल लग रहा है। लेकिन अगर हम यहां पर देखें कॉर्ड्स ग्लास में, तो कॉर्ड्स ग्लास में क्या हो रहा है कि ये इर्रेगुलरली स्पेस्ड है, ठीक है। इसमें कोई भी किसी भी तरीके का आपको रेगुलरिटी नजर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये तो हम क्या कह सकते हैं, देखो जब इस कॉर्ड्स के क्रिस्टल को आप मेल्ट करोगे, कॉर्ड्स के क्रिस्टल को आप मेल्ट करोगे, तो क्योंकि इसका अरेंजमेंट बिल्कुल सभी का सेम है, तो जब आप टेम्परेचर प्रोड्यूस करोगे दोगे तो क्या होगा, सारे बॉन्ड्स जो है एट अ सिंगल टाइम टूटने लग जाएंगे, है ना। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट कैसा होगा, बिल्कुल शार्प होगा। लेकिन अगर हम एग्जांपल ले इसका, तो यहां पर देखो कहीं पर जो है ये चेन बहुत ज्यादा बड़ी है, ठीक है, कहीं पर ये छोटी है। तो क्या होगा, जब आप यहां पर टेम्परेचर दोगे तो टेम्परेचर के इंक्रीज की वजह से ये जो कॉर्ड्स ग्लास है ये जब मेल्ट होगा, इसको मेल्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा और इसका कोई स्पेसिफिक टेम्परेचर आपको नहीं मिलेगा। तो मेल्टिंग पॉइंट कैसा होगा आपका अमॉर्फस सॉलिड्स में, कि ये ग्रेजुअली सॉफन होगा। सॉफन मतलब धीरे धीरे ये मुलायम होगा ओवर ए रेंज ऑफ टेम्परेचर, यानी कि एक टेम्परेचर की रेंज में ये आपको सॉफ्ट हो रहा है ऐसा नजर आएगा। नेक्स्ट लिखा है कि क्लीवेज प्रॉपर्टी। अब ये क्लीवेज प्रॉपर्टी क्या है, व्हेन कट विद अ शार्प एज टूल, यानी कि आपने किसी नोकीले ऑब्जेक्ट के थ्रू अगर इसको काट कर दो टुकड़ों में बांट दिया, तो जो न्यूली जनरेटेड सरफेस जो होगी आपकी वो कैसी होगी, प्लेन और स्मूथ होगी, ठीक है। अगर आपने क्रिस्टल को काट दिया तो जो दो टुकड़े हुए हैं उसके दोनों सरफेसेस कैसी होगी, दोनों तरफ की वो बिल्कुल
स्मूथ होगी, ठीक है। लेकिन अगर हम शार्पेस्ट टूल से यानी नुकीले टूल से अगर अमॉर्फस सॉलिड को तोड़ने की कोशिश करेंगे दो टुकड़ों में, तो उसके बाद हमको जो मिलेगा दोनों सरफेसेस कैसी होगी, खुरदुरी या इर्रेगुलर सरफेसेस होंगी, है ना। इसके बाद में आगे लिखा है हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है। हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है पहले हम समझने की कोशिश करेंगे। देखो, जब कोई चीज दूसरे के साथ में जुड़ जाती है, ठीक है, फ्यूज होना मतलब कि दो चीजों का, बेसिकली फ्यूज का मतलब होता है कि दो चीजों को आप जोड़ रहे हो, ठीक है। तो देखो, अगर आप क्रिस्टल्स की बात कर रहे हो या क्रिस्टलाइन सब सॉलिड्स की बात कर रहे हो, तो ये जो इनका हीट ऑफ फ्यूजन है ये कैसा होगा, ये डेफिनेट होगा। जैसे इसका मेल्टिंग पॉइंट हमने देखा कि डेफिनेट था, वैसे ही इसका जो फ्यूजन का पॉइंट है, जैसे अगर आप दो क्रिस्टल्स को लोगे और उसके बीच में थोड़ा टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो आप देखोगे कि वो दोनों आपस में ज्वाइन कब हो रहे हैं, एक स्पेसिफिक प्रॉपर टेम्परेचर पे वो दोनों एक दूसरे से फ्यूज हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद में अगर आप अमॉर्फस में यही सेम चीज देखते हो तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि इनका कोई भी डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन नहीं है। इसकी वैल्यू जो है हीट ऑफ फ्यूजन की ये वेरी करेगी, ठीक है। नेक्स्ट है एनाइसोट्रॉपी, ठीक है। एनाइसोट्रॉपी क्या होता है हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये जैसे कि आप देख सकते हैं, ये अगर हम इसको कॉर्ड्स का ही कॉर्ड्स ग्लास समझे, ठीक है, कॉर्ड्स ग्लास है, तो क्या होगा, हमने जैसे कि देखा कि अरेंजमेंट कैसा था क्रिस्टल्स में, ठीक है। क्रिस्टल्स में अरेंजमेंट बिल्कुल प्रॉपर था, है ना, एकदम सभी एक ही एक स्पेस फॉलो कर रहे हैं, एक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। लेकिन इसमें क्या था कि ये कोई डिस्टेंस प्रॉपर फॉलो नहीं कर रहे हैं और कोई रूल फॉलो नहीं कर रहे हैं, है ना। तो यहां पर क्या होगा कि आपको जो सरफेस मिलती है ये इर्रेगुलर है। तो ये इर्रेगुलर होने की वजह से क्या होता है कि इसके अक्रॉस में जो आप देखोगे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या अलग अलग प्रॉपर्टीज को अगर आप मेजर करने की कोशिश करोगे इस क्वार्ट्ज ग्लास के, तो आपको देखने को मिलेगा कि ये इर्रेगुलर होने की वजह से आपको इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड मिलेगी ये सारी प्रॉपर्टी। लेकिन ये इसमें क्या होता है कि अगर आप देखेंगे, लेट्स जस्ट से इक्वली अरेंज्ड है ना, ये एनिसोट्रॉपी का हम एग्जांपल ले रहे हैं। तो यहां पर सब कुछ इक्वली अरेंज होने के कारण क्या होता है, जब आप ए से बी की तरफ जा रहे हो तो ये डिस्टेंस कैसा है, ये डिस्टेंस आपका स्ट्रेट है और ये कम है। लेकिन अगर आप सी से डी की तरफ जाने लगोगे तो क्या होगा, आपका डिस्टेंस ज्यादा दिख रहा है। तो पार्टिकल के अरेंजमेंट की वजह से भी आपको एनिसोट्रॉपी देखने को मिलती है। और एनिसोट्रॉपी जो है वो क्रिस्टलाइन सब सॉलिड्स में आपको ज्यादा देखने को मिलेगी, और जो अमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, आपके आइसोट्रॉपिक होते हैं, ठीक है। तो आइसोट्रॉपिक का मतलब है क्या कि सारी प्रॉपर्टीज जो है आपकी सिमिलर मिलेगी, और एनाइसोट्रॉपिक का मतलब है वो प्रॉपर्टीज जो है डिफरेंट मिलेगी। हमने क्या क्या देखा, कौन सी प्रॉपर्टीज की बात की, हमने बात की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये सब, ठीक है। इसके बाद में आगे लिखा गया है कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वो ट्रू सॉलिड्स होते हैं, ठीक है। और जो आपके एमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वो सूडो सॉलिड्स होते हैं। सूडो यानी कोई कहीं पर भी अगर सूडो बोल रहा है, सूडो मतलब झूठा, ठीक है, या फिर बनावटी, ठीक है। तो सूडो सॉलिड्स और सुपरकूल्ड लिक्विड्स ये अमॉर्फस सॉलिड्स को बोला जाता है। देखो, जो हमारा ग्लास होता है, ठीक है, जो विंडो की ग्लास पेन्स होती है, ये सब भी एक तरीके से अमॉर्फस सॉलिड्स का एग्जाम्पल है। तो अगर आप देखोगे बहुत, अगर जो पुराने वाले ये होता है, क्या कहते हैं, ग्लास के पेन्स होते हैं, उनको अगर आप मेजर करोगे तो आप देख सकते हो उनकी बॉटम में थिकनेस जो होती है वो ज्यादा होती है, ठीक है, और जो टॉप में थिकनेस होती है वो कम होती है। क्यों? क्योंकि जो एक्चुअली अमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं वो ट्रू सॉलिड्स ना होने की वजह से
वो उनमें थोड़ी फ्लूइडिटी मौजूद होती है, बहुत ही कम मात्रा में ये फ्लूइडिटी मौजूद होती है, लेकिन होती है। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ओवर आपको देखने को मिलेगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कि जो अमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं वो धीरे धीरे फ्लो, हल्की बहुत ही स्लो रेट से फ्लो होने लगेंगे, और जिसके कारण जो है वो लिक्विड के फीचर शो करेंगे। इसके कारण जो आपका ग्लास होता है उसके नीचे में आपको थिकनेस ज्यादा देखने को मिलेगी। ठीक है, अब इसके बाद में लिखा है कि ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। ठीक है, यानी कि जिन पार्टिकल्स से आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड्स बना है, या फिर जिन पार्टिकल्स से अमॉर्फस आपका सॉलिड बना है वो किस तरीके का है। ठीक है, तो इसका ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट अगर आप देखेंगे तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं उसका ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है। मतलब कि आपको, आप जितना भी कितना भी बड़ा पीस ले लीजिए क्रिस्टल का, वो एक सेम टाइप का आपको फीचर उसमें देखने को मिलेगा। इरेगुलरिटी बिल्कुल नेग्लिजिबल होती है। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पर क्वार्ट्ज क्रिस्टल का एग्जांपल लिया, तो आप देख सकते हैं इसमें इरेगुलरिटी बिल्कुल ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर आप अमॉर्फस सॉलिड का एग्जांपल लेते हैं, तो अमॉर्फस सॉलिड में क्या होता है कि आपका हो सकता है कि कुछ देर तक के ये जो है आपके सारे रूल्स और सारे लॉस को फॉलो करे और एक प्रॉपर स्ट्रक्चर भी क्रिएट करे। ठीक है, लेकिन बाद में थोड़ा जैसे इसकी चेन बड़ी होती जाती है, वैसे वैसे आपको कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में के अरेंजमेंट में आपको कोई ऑर्डर नजर नहीं आएगा। ठीक है, तो ओवरऑल इसीलिए उसकी सरफेस कैसी होती है, रफ होती है। ठीक है, तो ये हमारी थी बेसिक प्रॉपर्टीज, जिसकी मदद से हमने समझा कि किस टाइप के हमारे पास सॉलिड्स होते हैं। दो टाइप के सॉलिड्स देखने को मिलते हैं हमको, पहला क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरा अमॉर्फस सॉलिड्स। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। तो यहां पर कुछ क्वेश्चंस है। तो पहला चीज लिखा है यहाँ पे, पहला क्वेश्चन दिया है कि वाई आर सॉलिड्स रिजिड। तो जैसे कि हमने अभी आज के चैप्टर में डिस्कस किया, तो हम उसकी मदद से बता सकते हैं कि सॉलिड क्यों रिजिड होता है। सॉलिड रिजिड इसीलिए होते हैं क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसी होती है, उनके बीच में स्ट्रांग होती है, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होने की वजह से सॉलिड्स आपको हमेशा रिजिड अवस्था में देखने को मिलेंगे। आगे लिखा हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि व्हाई डू सॉलिड्स हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम, कि उनका एक डेफिनेट वॉल्यूम क्यों है। तो डेफिनेट वॉल्यूम क्यों होगा, क्योंकि जैसे कि अगर आप देखेंगे आपका लिक्विड या आपकी गैस जो है वो क्या हो रही है, उनका इंटर डिस्टेंस अगेन ज्यादा है। ठीक है, तो लिक्विड को अगर आप किसी अलग अलग टाइप के वेसल्स में डालोगे तो वो अलग अलग टाइप का वॉल्यूम ऑक्यूपाई करने लगेगा, है ना। लेकिन वही अगर आप गैस को डालोगे तो वो कितने भी बड़े आप वेसल में डालिए, गैस पूरी तरीके से उसका वॉल्यूम ऑक्यूपाई करने की कोशिश करेगा। लेकिन सॉलिड का क्या होता है, सॉलिड में क्योंकि हमको पता है कि एक प्रॉपर शेप है, उसका शेप होने की वजह से उस शेप के अंदर में जितना भी वॉल्यूम वो कवर कर पा रहा है, ठीक है, वही सेम वॉल्यूम वो कवर कर पाएगा, और वो रिजिड होने की वजह से उसके वॉल्यूम में आपको किसी भी टाइप का वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, ये आप एक्सरसाइज आप घर पे करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, इसमें आपको अमॉर्फस सॉलिड्स और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में के एग्जांपल्स बताने हैं। ठीक है, तो आप देखिए, गूगल कीजिए या फिर कहीं से पता करने की कोशिश कीजिए कि इसमें से अमॉर्फस सॉलिड्स कौन से होंगे और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कौन से होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, आगे लिखा हुआ है कि वाई इज ग्लास कंसिडर्ड एज सुपर कूल्ड लिक्विड। ठीक है, तो इसमें आप लिख सकते हो कि ग्लास क्या होता है, अमॉर्फस सॉलिड का एग्जाम्पल होता है। ठीक है, और ग्लास में क्या होता है, इरेगुलरिटी ज्यादा होती है, और क्योंकि हमारे अमॉर्फस सॉलिड्स जो होते हैं वो क्योंकि ट्रू सॉलिड्स नहीं होते, तो उनमें रिजिडिटी की थोड़ी कमी होती है और थोड़ी सी फ्लूइडिटी होती है। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम तो आप क्या कह सकते हैं कि वो एक तरीके से है तो लिक्विड, क्योंकि फ्लूइडिटी जो है किसकी प्रॉपर्टी है, लिक्विड्स की प्रॉपर्टी है। लेकिन जैसे कि अब वो ऐसा लिक्विड है जो बहुत ज्यादा ठंडा कर दिया गया है, तो इस वजह से उसकी फ्लूइडिटी कैसे कम हो गई है। जैसे कि अगर आप आइस का एग्जांपल ले, पानी को अगर मैं क्या कर दूं,
ठंडा करके बर्फ बना दूं तो क्या होगा, वो भी एक लिक्विड से सॉलिड स्टेट की तरफ बढ़ने लगेगा, लेकिन वो ट्रू सॉलिड नहीं बन पाएगा। आगे में एग्जांपल है, क्वेश्चन पूछा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए सॉलिड इज ऑब्जर्व टू हैव द सेम वैल्यू अलोंग ऑल डायरेक्शन। तो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जैसे कि मैंने बताया था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर आपका सेम है या फिर कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, अगर ये सारे डायरेक्शन के अलोंग अगर सेम है तो वो ऑब्जेक्ट कैसा होगा, आइसोट्रोपिक होगा या एनआइसोट्रोपिक होगा। सेम बोल रहा है सारे डायरेक्शंस के अक्रॉस, मतलब कि वो कैसा हुआ, आइसोट्रोपिक हुआ। ठीक है, अगर सारे डायरेक्शन के अक्रॉस वो सेम नहीं होता तो वो एनआइसोट्रोपिक कहलाता। आगे लिखा है, तो मैं क्या बोल सकता हूं, अगर वो आइसोट्रोपिक है तो मतलब उसका नेचर कैसा होगा सॉलिड का, इट इज अ क्रिस्टलाइन सॉलिड, या फिर वो अमॉर्फस सॉलिड होगा, इट विल बी अ व्हाट काइंड ऑफ सॉलिड, इट विल बी एन अमॉर्फस सॉलिड, क्योंकि वो आइसोट्रोपिक नेचर का है। आगे पूछा गया है कि वुड इट शो क्लीवेज प्रॉपर्टी, क्या वो क्लीवेज प्रॉपर्टी शो करेगा। हां, देखते हैं। जैसा कि हमने यहां पे पढ़ा था क्लीवेज प्रॉपर्टी, तो ये क्लीवेज प्रॉपर्टी शो करेगा क्या, नहीं। क्लीवेज प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर मैं किसी भी सॉलिड को अगर दो हिस्सों में काटता हूं किसी नुकीले वस्तु से, तो दोनों हिस्से जो है सरफेस ऐसी जनरेट करें जो प्लेन हो और स्मूथ हो। तो अमॉर्फस सॉलिड है, इसमें आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी तो है, लेकिन ये क्लीवेज प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा, है ना। सो हमने अभी तक सारे क्वेश्चंस को आंसर कर दिया है, राइट। कल हम थोड़ा नेक्स्ट लेक्चर में क्रिस्टलाइन जो आपका ये होता है सॉलिड होता है, उसके और अलग अलग एग्जांपल्स और उसके सब टाइप्स देखने की कोशिश करेंगे और उनको समझने की कोशिश करेंगे। आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर। I will see you tomorrow. Bye.